ये तो हर कोई जानता है कि रावण के 10 मस्तक थे, यानी 10 सर थे। तो मान्यता कुछ ऐसी है कि एक बार यज्ञ करते हुए, तप करते हुए वो हर बार अपना मस्तिष्क और अपना सर जो है वो काट देते थे, धड़ से अलग कर देते थे और फिर एक नया सिर आ जाता था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि उनके 10 मस्तक होंगे। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से देखना चाहें तो रावण जो थे वो इतने ज्ञानी थे कि उनका दिमाग 10 दिमाग जो कहते हैं वो मिल जाए तो रावण की बुद्धि थी। ये बात और है कि उनकी बुद्धि में और उनमें इतना अहंकार आ गया कि उनका नाश उनके अहंकार की वजह से हुआ। लोग ये भी कहते हैं, मानने वाले ये भी मानते हैं कि जो हमारे 4 वेद और 6 शास्त्र है, यानी कि ये सब कंठस्थ कर लिए थे रावण ने और इसीलिए उनके 10 मस्तिष्क थे। पूरी दुनिया जय श्री राम के नाम का जयकारा लगा रही है, तो ऐसे में राम जन्मभूमि को लेकर जब फिल्म बन रही है तो भला उस फिल्म की चर्चा क्यों न की जाए। इस फिल्म में छोटे पर्दे पर राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल नजर आएंगे। अब जब श्री राम की फिल्म बन रही है तो यहाँ पर इनका होना तो जरूरी है, क्योंकि अरुण गोविल ने भी तो राम का किरदार जिया है पर्दे पर। हम 2 साल बाद जब घर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तो राम 500 साल बाद हमारे घर आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। इट्स अ ग्रेट मोमेंट। फिल्म 695 को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यहाँ पर देखिए कलाकारों से मुलाकात हुई और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण इंसान है ना, जरा उन्हें भी देखिए। अब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो ऐसे में इस फिल्म में एक किरदार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वो किरदार निभा रही हैं विकास महानते, जिन्हें आपने सोशल मीडिया पर बहुत बार देखा होगा, क्योंकि ये हूबहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही दिखते हैं। जय श्री राम। अभी 695 जो ये फिल्म है रामायण पे बनी हुई है, तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि 695 का अर्थ क्या है। 6 तारीख जो है, 6 तारीख को बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था। 9 तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो सकारात्मक आया था और 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से शिलान्यास हुआ है और इसीलिए इस फिल्म का नाम है 695। फिल्म को लेकर हर किसी में उत्साह है। अब सालों से जो नहीं हो पा रहा था वो अब हुआ है। इसकी खुशी पूरे विश्व को है, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि कुंभकर्ण जो था वो 6 महीने सोता था और 6 महीने खाता था और उठा रहता था। लेकिन 6 महीने सोने के पीछे की वजह जानते हैं आप? मान्यता ये है कि कुंभकर्ण ने खूब तप किया, यज्ञ किया और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको एक वरदान देने की घोषणा की। अब इंद्रदेव इस बात पर थोड़ा सा डगमगा गए। उन्हें लगा कि कहीं कुंभकर्ण जो है इंद्रासन ना मांग ले, इसलिए उन्होंने माँ सरस्वती से एक तरह से बोला कि प्लीज आप जाकर ना कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाइए ताकि वो इंद्रासन की जगह निद्रासन की मांग कर ले। और ऐसे ये कहानी बनी कि कुंभकर्ण जो है 6 महीने तक सोता था।
बुराई का अंत तो होता है, किसी का जल्दी होता है तो किसी का देरी से होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि बुराई का अंत होता है। अब दामिनी के पाप का घड़ा भर चुका है। दामिनी को उस सच का पता चल गया है, जो सच अब तक राधा और मोहन उससे छुपा रहे थे। तुलसी की आत्मा का सच। इतने दिनों से सीरियल में यही खेल चल रहा था कि तुलसी की आत्मा कभी राधा में आ जाती तो कभी मोहन में। राधा और मोहन ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें दामिनी के मुंह से सच्चाई उगलवानी थी। उन्हें क्या पता था कि ये सच उगलवाना इन दोनों को इतना भारी पड़ेगा। अपनी ही बर्थडे पार्टी से गुनगुन को किडनैप करके दामिनी इस खंडहर में ले आई है। पीछे पीछे तुलसी भी आई है और राधा मोहन भी। अब तुलसी तो आत्मा है ना, वो कुछ भी कर सकती है। अपनी बेटी को पल भर में वो बचा सकती है। आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे ना। अब यहाँ पर दामिनी ने उसका भी तोड़ निकाल दिया है। वो भूतनी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं उसकी कमजोरी जानती हूँ। आग। मैंने तुलसी को आग में ही जलाकर मारा था ना, इसलिए आग भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुलसी चाहकर भी अपनी बेटी को बचा नहीं पा रही है। वहीं दूसरी ओर राधा भी खुद को बेबस महसूस कर रही है। हाँ, तो राधा ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुलसी को दामिनी कभी मार भी सकती है। गुरु माँ तक समझ में आता है, पर दामिनी कभी तुलसी को मारेगी कभी राधा ने सोचा नहीं था। पर जब राधा देखती है कि तुलसी को दामिनी एक रॉड से मार रही है और तुलसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब उस टाइम पे राधा डंडा पकड़ लेती है, खींचातानी में दामिनी को खींचती है, गिरा देती है और फिर तुलसी के पास जाती है, जो कि बहुत बुरी हालत में है। पर उस टाइम पे भी तुलसी, मोहन, गुनगुन कहाँ है ये सब करे, तो इसलिए राधा को जाना पड़ता है, जब उसे नहीं जाना था तुलसी जी को इस हालत में छोड़कर। अपनी ही बर्थडे पार्टी से गुनगुन को किडनैप किया और पीछे पीछे मोहन आया तो मोहन को भी बंदी बना लिया है दामिनी ने। अब इन दोनों को बचाने के लिए तुलसी और राधा दोनों ही आए हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि तुलसी मजबूर है क्योंकि वो आग से डरती है, तो वहीं राधा ने अपनी कमर कस ली है। वो कैसे भी इन दोनों को ज़रूर बचाएगी। अब ये खेल यहीं तक खत्म नहीं हुआ। दामिनी गुनगुन को लेकर निकल गई उसे खत्म करने के लिए। पीछे पीछे हर कोई पहुंचा और इस बार दामिनी और तुलसी का आखिरी आमना सामना हुआ। इस लड़ाई में दामिनी खत्म हुई। फिलहाल अभी तो कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, क्या पता। अब हम सब जानते हैं टीवी में जो मरता है वो कभी भी लौट कर आ जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा तो होगा पक्का। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो गंगा जी को पार करने के लिए केवट निषाद राज की मदद ली। जब जंगल में पहुंचे तो जिसको हर कोई अछूता कहता था, यानी माँ शबरी के झूठे बेर खाए और उसके बाद अहिल्या माँ, जिनका समाज ने बहिष्कार किया, उनका उद्धार किया और वानर सेना को लेकर उन्होंने लंका पर कूच किया। उनके जीवन से एक बात तय है, एक बात साफ सीखने को मिलती है कि एक प्रगाढ़ राष्ट्र का निर्माण करना है तो इस राष्ट्र के हर जीव, जंतु और प्राणी को साथ में मिलकर ही आगे बढ़ना होगा।
चारों दिशाओं में राम लल्ला के नाम की धूम है, तो ऐसे में ये छोटा पर्दा भला इससे अछूता कैसे रह सकता है। अनमोल के ससुराल में रामलीला की तैयारी हो रही है। जी हाँ, जल्द ही हम आपको उसकी झलक भी दिखाएंगे, लेकिन पहले रामलीला के रिहर्सल पर ले चलते हैं, जहाँ पर सीता बनेगी अनमोल। तो वहीं आप चौंक जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि रजत रावण और राम दोनों का किरदार निभाएंगे। ये राम और रावण दोनों, मैं सीता, ये मंदोदरी। और क्या कही? आप देखिए, बोलते बोलते खुद हंस रहे हैं, बताइए। जरा पूरा घर देखिए कैसे रामलीला की तैयारी में बिखरा हुआ है। अनमोल रजत की बेटी को कैसे रामलीला करनी है, रामलीला में कौन क्या बनेगा, ये सब बता रही है। तो वहीं मृदुला जो एक्टिंग कर रही है कि वो अब छोटी बच्ची बन गई है, उसने इस मौके का फायदा उठाया और रजत को अपने वश में कर लिया है। आप देख रहे हैं ना कैसे रजत ने अनमोल का गला पकड़ लिया है। पहले तो अनमोल को लगा कि वो रावण के कैरेक्टर में है, लेकिन उसे बाद में पता चला कि उसको किसी ने वश में कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कैसा है रिश्ता अनजाना में, नॉर्मल कुछ भी नहीं होता है, तो हम नॉर्मल चीजें करें क्यों। और अभी आने वाला ट्रैक जो चल रहा है और जो आने वाला है वो रिलेटेड है कुछ रामायण से ही, और वो रामायण के ट्रैक को देखते हुए ही हम लोगों ने कुछ ऐसे सीक्वेंस रखे, और थैंक्स टू मृदुला जी, इन्होंने कुछ ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिसकी वजह से मैं ऐसा बन गया, और इसीलिए मैंने जाकर इनका गला पकड़ा। अब वो कोई और नहीं बल्कि मृदुला है, जिसकी सच्चाई अभी यहाँ किसी को पता नहीं है। अब रामलीला जिस दिन होगी ना, शायद उसके बाद मृदुला की सच्चाई खुलेगी। अब जब भला राम आएंगे तो राम के सामने सारे सच भी बाहर आ जाएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। श्री राम विष्णु जी का अवतार है, ये हर कोई जानता है। वैसे भगवत पुराण में 24 अवतारों का उल्लेख है, लेकिन 10 अवतारों को रिकग्नाइज किया जाता है, और श्री राम जो है वो विष्णु जी का 7वां अवतार माने जाते हैं। मत्स्य, कूर्मा, वराह, वामन, नरसिम्हा, बुद्ध, कल्कि, कृष्णा, जी हाँ, ये सारे अवतार भगवान राम के हैं, और हर अवतार में श्री राम धरती पर आए और पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों को सही राह दिखा कर गए। कुंडली भाग्य में एक बार फिर से गुंडों का मेला लग गया है। बड़े दिन हो गए हैं सीरियल में किसी गुंडे की एंट्री नहीं हुई है, और ना ही कोई किडनैप हुआ है। तो लीजिए, राइटर साहब को याद आ गया है कि सीरियल में गुंडों को भेजना है, और उन्होंने लिख दिया एक बैंक वाला ट्रैक, जहां पर प्रीता बैंक में पहुंची है। पीछे पीछे काव्या भी आई है अपनी माँ का नेकलेस लेने के लिए। माँ बेटी का बैंक में मिलन हो ही रहा था कि गुंडे आ गए हैं बैंक लूटने के लिए। हेलो हेलो हेलो, बड़े बड़े रईस जादों का पैसा है, तो सोचा थोड़ा बैंक का बोझ हल्का कर दे, इसलिए मुझका मुंह ढाके। अब इन गुंडों को देखकर कौन कहेगा कि ये रॉबरी करते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आए हैं। कोई इन्हें पहचाने ना, इसीलिए इन्होंने अपना रूप बदल लिया है।
अब बैंक में रॉबरी कैसी होती है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जितना हमने फिल्मों और सीरियल में देखा है ऐसी तो बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप किसी दिमाग का नहीं किया ना तब की खोपड़ी खोल दूंगा। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। और लीजिए ये पीछे पीछे निधि भी आ गई है। वैसे निधि तो यहाँ करण को ढूंढने आई है, लेकिन उसे काव्या भी नजर आ गई है। और जब काव्या को उसने प्रीता के साथ देखा तो उसको और गुस्सा आ गया। अंदर आके देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए पहले तो मैं खुद छुप जाती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं देखती हूँ कि काव्या गुम गई है तो मैं काव्या को ढूंढने के लिए बाहर आती हूँ। एंड देन मैं देखती हूँ कि प्रीता काव्या को लेके जा रही है, तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज मुझे काव्या को प्रीता से दूर रखना है और वो काव्या प्रीता के पास आ रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड देन जस्ट वॉच व्हाट विल आई डू। अब ये कहानी किस मोड़ पर जाएगी? क्या यहाँ पर काव्या और प्रीता को बचाने के लिए करण की भी एंट्री होगी? होनी तो चाहिए। अब स्क्रिप्ट में तो कुछ ऐसा ही लिखा है। देखते हैं करण साहब कब आते हैं इन्हें बचाने के लिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने अपनी मां समान भाभी का चेहरा कभी देखा ही नहीं था? जी हाँ, कथा कुछ ऐसी है कि जब सीता जी का अपहरण होता है, रावण उनको अपहरण करके लंका लेके जा रहा होता है, तो सीता जी अपने आभूषण जो है जंगल भर में फेंक देती हैं ताकि श्री राम और लक्ष्मण जी को उनको ढूंढने में आसानी हो। ऐसे में जब श्री राम को ये आभूषण मिलते हैं तो वो लक्ष्मण जी को सीता जी के कंगन, हार, मंगलसूत्र ये सब दिखाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये आभूषण तो वो पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी नज़र तो कभी माँ समान सीता के चरणों से ऊपर उठी ही नहीं। ऐसे में श्री राम उनको पैरों की पायजेब दिखाते हैं सीता मैया की, और लक्ष्मण जी उसे पहचान कर कहते हैं, जी हाँ, ये माँ सीता की ही है। पिछले हफ्ते जब सब वो फैमिली आई थी तो मुझे आई वॉज फीलिंग रियली बैड फॉर अंकिता। मैंने लात मारी थी ना, पापा ने तुरंत तुम्हारी मम्मी को फोन किया। ऐसे ही संस्कार। इस हफ्ते पता नहीं अंकिता को क्या हो गया। शी इज कम अक्रॉस सो अग्रेसिव, शी इज कम अक्रॉस सो नेगेटिव। अभी शायद मुनव्वर और अभिषेक की दोस्ती लोगों को पसंद आ रही है। हम दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, पता है क्या? लड़की। एक मैं हूँ जिसको मिल नहीं रही और एक ये है इसको शो पे लड़कियां मिल रही है। ईशा एंड अभिषेक शुड गेट मैरिड टू वन अनदर, क्योंकि अगर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करी तो वो लोग दो दूसरी जिंदगियों को बचाएंगे। मुझे लगता है कि इन सब अंधों में एक काना राजा वही है। क्या करेगा अभी? हड़िया क्या करेगा? बिग बॉस के घर में कभी प्यार तो कभी टकरार और कभी जो अदर लेवल चीज़ें हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, उसी पर आज मैं बातचीत करूंगी। लेकिन आज मेरे साथ मौजूद हैं संदीप सिकंद। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। अरे ऑलवेज अ प्लेजर। आपने भी बोला कि इस हफ्ते प्यार और टकरार था। मुझे प्यार तो कहीं दिखाई नहीं दिया, मुझे सिर्फ टकरार दिखाई दी। यू नो, पिछले हफ्ते जब सब वो फैमिली आई थी तो मुझे आई वॉज फीलिंग रियली बैड फॉर अंकिता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने कुछ, मतलब उन्होंने जो भी अंकिता से कहा, आई गिव इट कि शायद वो उन ख्यालात की है, वो थोड़ी सीनियर है, वो यू नो उनकी एक अलग सोच है। तो that is okay. I mean, I'm not even going into that. So I did feel bad for Ankita because वो उनका एक पर्सनल मैटर है।
पर इस हफ्ते पता नहीं अंकिता को क्या हो गया, शी इज़ कम अक्रॉस सो अग्रेसिव, शी इज़ कम अक्रॉस सो नेगेटिव। मुझे पता नहीं ये सडनली ये जो एक नेगेटिविटी का जो एक बर्स्ट आया है वो कहाँ से आया है। जिस तरह मनारा और सबको टॉर्चर किया, मतलब हैट्स ऑफ टू दैट टीम। और उसके बाद जो उन्होंने किया वो सामान छुपाना एंड ऑल, मतलब वो बोलते ना एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। और बिग बॉस वो पूरा दिखा रहे हैं, उन्होंने मुनव्वर की टीम को बोला कि आप डिसीजन लो, वो पूरी चीज़ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और यहाँ पर अंकिता बोल रही थी अरे मुझे लड़ना था। बिग बॉस क्लियरली बोल रहे हैं कि आप लोग अनफेयर है। ईशा तक को खैर कोई दिमागी नहीं है, ईशा वही करती है जो उसको अंकिता बोलती है, तो ईशा को तो मैं 0 में लगता हूँ। देखिए टास्क पे जो लैंग्वेज ईशा ने यूज़ करी है मनारा के अगेंस्ट, जिस तरह से उसको आई थिंक बहुत ही अश्लील बातें बोली हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड एक 19 साल की लड़की इस तरह से बात करती है और वो फिनाले में है। डांसर डांसर, ओ माय गॉड, ये गलत नहीं है क्या? क्या बोल रही है ईशा, क्या बोल रही हो? ईशा क्या बोल रही हो? थोड़ी है, क्या गलत है? मैं वो मूव्स दिखा रही थी तो मैंने बोला गलत है ये। टाइपकास्ट कर रही। मुनव्वर और अभिषेक की दोस्ती लोगों को पसंद आ रही है। खैर मेरे तो अभिषेक को लेकर एक कम्प्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर कल अभिषेक ट्रॉफी जीतता है तो हम कौन सा रोल मॉडल दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं कि आप वायलेंस करें, आप लड़कियों को मारें, आप गाली गलौज करें, आप ऐसे करें तो आप विनर हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कंटेंट सभी देने के चक्कर में है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कंटेंट देने के चक्कर में बहुत कुछ उन्होंने दाव पे लगाया है? अब विकी की भी मैं अगर बात करूँ तो आयशा के साथ अगर उनका एक हाथ पकड़ने वाले बहुत सारे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जहाँ पे वो उनसे टची भी हो रहे हैं, और अंकिता के साथ भी उनका जो नोक झोंक है, ये उनका रिश्ता काफ़ी ऐसे कह सकते हैं कि उलझा हुआ दिखा रहा है। मुझे ना ऑनेस्टली विकी स्टार्टिंग से बहुत ही पसंद आया है। इनफैक्ट ये हफ्ते वाज द ओनली टाइम जब उन्होंने जिस तरह से मुनव्वर को मैन हैंडल किया, आई वाज वेरी शॉक्ड। मैं बोल रहा हूँ इस हफ्ते सब लोग चेंज हो गए हैं, तो मैं भी आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद द वे विकी हैज़ बिहेव्ड। बट अदर देन दैट मुझे इसमें कुछ मतलब वो आयशा के साथ अगर हम बोलें कि विकी ने आयशा के साथ शायद हल्की फुल्की फ्लर्टिंग कर रहा है, तो फिर अंकिता तो पूरा टाइम सुशांत के बारे में बात करती रहती है। तो जब आपका हस्बैंड है, आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में इतनी बातें करते हो, इतनी, और विकी ने एक बार भी उसको नहीं बोला है कि तुम सुशांत के बारे में क्यों बात करती हो। मतलब एज अ हस्बैंड ही कैन से ना कि भाई आई डोंट लाइक यू टॉकिंग अबाउट योर एक्स बॉयफ्रेंड, उसे कभी भी नहीं टोका है। विकी हैज़ बीन गुड सो फार। इनफैक्ट आई फील ही इज़ द ओनली वन हु इज एंटरटेनिंग, हु इज बीइंग प्लेइंग द गेम। पहले दिन से वो गेम खेल रहा है। बट हाँ, इस हफ्ते उसने जिस तरह से मुनव्वर के साथ बिहेव किया, उसे जिस तरह से ये टास्क किया, उसमें आई एम डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड। अब मुनव्वर की बारी आई। जब मुनव्वर का जो रहा है इस वीक, काफ़ी कुछ झेला है उन्होंने, अंकिता से भी फाइट हुई है, प्लस हम ये कह सकते हैं कि कहीं वो आसिम रियाज वाली चाल तो नहीं चल रहे, पहले शांत रहो और फिर फिनाले के पहले एकदम से एग्रेशन और एग्रेसिव साइड। मुझे लगता है मुनव्वर को बहुत पहले ये आवाज़ उठानी चाहिए थी, बिकॉज जिस तरह से मुनव्वर का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफेयर। क्योंकि बिग बॉस जो खेल है वो पर्सनल अटैक्स का नहीं है। तो मुनव्वर और मनारा शुड बी देयर एंड सम पीपल तो शुड नॉट बी देयर ओनली इन द फिनाले। चलो हैं तो ठीक है, बट फॉर मी इट इज़ मुनव्वर और मनारा। जाते जाते क्या कहेंगे, ऑल एंड ऑल क्या लगा इस सीज़न के बारे में, और अब आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन गेम पलटेगा और जीतने की कगार पे आ सकता है? अरुण हैज़ बीन दिस फुल, मतलब मेरे को अरुण का डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है अरुण इज़ दैट, वो एक शांत आदमी है जो कमेंट करता है, ये करता है, पर वो देखो कितना आगे निकल गया है। आई एम वेरी हैप्पी विद अरुण जर्नी। मतलब ही इज़ बीइंग इन द फिनाले इज़ फैंटास्टिक। और जैसे पिछले साल हम सब सोच रहे थे कि शिव ठाकरे जीतेगा और MC स्टैन आके लेके गया ट्रॉफी, तो ये भी हो सकता है कि हम लोग सब मुनव्वर, मनारा, अंकिता ये कर रहे हैं और अरुण ट्रॉफी लेके जाए। अगर वो होगा, आई विल बी द फर्स्ट वन टू क्लैप, बिकॉज आई थिंक अरुण हैज़ बीन एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग। ओके, तो ये तो रही बिग बॉस का हाल, और उम्मीद करते हैं कि फिनाले में ऐसे ही सरप्राइजेस मिले हमें भी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्नेहिल यादव, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।
देखिए, हनुमान जी से बड़ा भक्त श्री राम का कौन हो सकता है। और ऐसी कई कथाएं मिलती हैं, कहानियां मिलती हैं जो इस बात को साबित कर देती हैं कि आज भी हनुमान जी जो है वो श्री राम की भक्ति में लीन है। ऐसा माना जाता है कि जब अयोध्या नगरी बस गई, यानी श्री राम वापस लौट आए वनवास के बाद और राजा बन गए, तो एक दिन हनुमान जी बहुत दुखी थे। जब श्री राम ने पूछा, उनकी दुख की वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। श्री राम ने उन्हें कहा कि ठीक है, इस रूप में ना सही, लेकिन महाविष्णु के रूप में मैं रहूँगा और तुम मेरे साथ बैकुंठ चलना। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं श्री राम के इसी रूप की आराधना करूंगा, आजीवन आराधना करूंगा। और ऐसी मान्यता है कि आज भी हनुमान जी धरती लोक पर श्री राम का नाम का जयकारा लगाते हुए उनकी भक्ति में लीन है। हे गोपाला में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हे किसने उसका इतना हौसला बढ़ाया कि देखिए वो तो अब कृष्णा की जान लेने पर उतारू हो गई है। हे कृष्णा पर उसने हमला कर दिया है। ये देखिए हे कैसे उसका गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही है। कर तो दिखाओ। हमें छोड़ देंगे तुम्हें, हमें सांस नहीं आ रही, गोपाला छोड़ो हमें। हम मंगलसूत्र लिए बिना यहाँ से अब कृष्णा पूरी कोशिश कर रही है खुद को बचाने की और बातों बातों में हे गोपाला के मुंह से सारी सच्चाई उगलवाने की। हे जंगल में कृष्णा और गोपाला की ये जंग तो बहुत लंबी चल रही है। अब आपको बता दे हे कृष्णा यहाँ पर चालाकी कर गई है। उसने गले में जो मंगलसूत्र पहना है उस मंगलसूत्र में कैमरा लगा है। अभी यहाँ पर गोपाला ने अपने सारे इरादों के बारे में कहा है और वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। मंगलसूत्र में एक कैमरा लगा हुआ था जो मैंने लगाया था, जिसमें गोपाला की पूरी सच्चाई है, जिसमें गोपाला सब कुछ कबूल कर लेती है कि हाँ सब कुछ मैंने किया है, ये सब कुछ पैसों के लिए किया है, मैं जीत से कोई प्यार व्यार नहीं करती। जीत और कृष्णा की दादी जब यहाँ पर पहुँचे तब ऐसा लगा जीत को कि गोपाला पर हमला हो रहा है और ये हमला कृष्णा कर रही है, जबकि कृष्णा सच बता रही है जीत को। क्या कर रही हो कृष्णा? छोड़ो गोपाला को, छोड़ो। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। देखो ये कृष्णा को, झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक चली जाओगी। कृष्णा को लगता है कि गोपाला मेरे लिए सही नहीं है एंड वो मेरी प्रॉपर्टी के पीछे एंड ऑल दैट, तो वही पता लगाने के लिए कृष्णा गोपाला के पीछे है और उसको छुपाने के लिए गोपाला कृष्णा के पीछे है। दो बीवियाँ एक दूसरे के पीछे, इससे इंटरेस्टिंग क्या होगा? यू नो, लॉट्स ऑफ ड्रामा कमिंग टू योर स्क्रीन सून। उसमें भी झोल हो गया है जब कृष्णा ने ये बताया कि ये देखो मेरे पास ना कैमरा है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। उसने मौके पर इस इंसान को बुलाया जो लैपटॉप में देखकर बताएगा कि कैमरे में क्या क्या है। हम जानते हैं कि तुम्हें हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन बस एक बार, बस थोड़ी देर के लिए हम जो दिखाना चाहते हैं, जो सबूत, जो सच हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं वो देख लो। उसके बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। अब गोपाला पहले से ही सब कुछ भाप गई थी, तभी तो उसने सबूत ही खत्म कर दिया। बेचारी कृष्णा एक बार फिर से गोपाला के इसमें फंस गई है। जीत की नज़रों में वो कसूरवार साबित हो गई है।
पर वो सबूत मेरे पास था, पर पता नहीं गोपाला ने अपनी चालाकी से उसे मिटा दिया। जब कृष्णा जीत को सच बताती है तो पता चलता है कृष्णा को कि उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, उसमें कोई सबूत ही नहीं है, सब कुछ ब्लैंक है। एक आखिरी उम्मीद थी उसके पास कि अब इससे मैं गोपाला का सच सबके सामने ले आऊँगी, पर वो नहीं पूरी हो पाती है गोपाला की चालाकियों की वजह से। कैसा लगेगा जीत को? जीत परेशान है बेचारा, समझ नहीं पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, बस वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी दुखी रहे। अब दादी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया है और दादी ने कृष्णा से कहा कि तुम्हारे नाम जो है वो सब कुछ जीत के नाम कर दो, उसके बाद ये अपना देखते रहेंगे। अब कृष्णा ने दादी की बात मान तो ली, लेकिन फिर भी वो अभी भी इस उम्मीद में है कि सच का पता लगाएगी और जीत की आंखें खोलेगी। वही कोशिश में लगी हुई है कि अब वो क्या करे, कैसे सबको बचाए गोपाला से, इस परिवार को। सो देखते हैं क्या होता है, कैसे अब मैं सबको इस चीज़ से बाहर निकाल पाती हूँ। ये बेचारी कितना कुछ कर रही है अपने परिवार को बचाने के लिए और जीत के सामने सच रखने के लिए। फिलहाल अभी ये जंग बहुत लंबी चलने वाली है। गोपाला को जैसा हमने सोचा था वो वैसे बिल्कुल नहीं है। अभी आगे तो गोपाला के और भी बहुत सारे रंग देखने मिलेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज सास बहू और साजिश के जरिए हम आपको राम मंदिर का एक छोटा सा दर्शन करा रहे हैं। वर्चुअल ही सही, लेकिन कुछ ऐसा दिखेगा श्री राम का अद्भुत मंदिर। और मेरे पीछे ये जो द्वार आप देख रहे हैं ना, जब इसके फाटक खुलेंगे तो साक्षात राम लल्ला के दर्शन होंगे। जी हाँ, श्री राम की कथा हमने बचपन से सुनी है, रामायण की महागाथा बचपन से सुनी है, लेकिन हर बार जब हम श्री राम की कथा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। श्री राम के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश आज हम भी करेंगे। तभी तो कहते हैं होता वही है जो राम रच चुके हैं। आप और हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, कुछ बदल नहीं सकते। जी हाँ, राम का लिखा हुआ आखिरकार बदल भी कौन सकता है। अगर पूरी की पूरी फैमिली माँ बाप को सरप्राइज देने के लिए तैयार है, मुझे कैसे पता होगा? मुझे थोड़ी किसी ने बताया। उन दादी सा का प्लान, जाके उनसे लड़ो। मैं कोई लड़ाकू मानो, मैं क्यों जाके उनसे लड़ूं? मैं ये कैसे भूल गई कि हर बार की तरह तुम कुछ ना कुछ करके सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश तो करोगी। वो एक्सक्यूज मी मुनीर दादी साहब, इतने सालों बाद अरमान की मॉम डैड को अफसोस आती है कि मैंने और अरमान ने कितने मेहनत के साथ ये प्लानिंग की थी। प्लानिंग तुम्हारी थी, एनिवर्सरी तुम्हारी नहीं है। तुम्हें पता है अरमान की डैड ने क्या प्लान किया? अरमान के डैड अपनी वाइफ को डेट पर लेके जाना चाहते थे। रूही, रूही और अबीरा का तो भाई कुछ समझ में ही नहीं आता है। पल में ये दोस्त बन जाते हैं तो पल में इनके बीच ना मानो जंग सी छिड़ जाती है। अब देखिए, अरमान के मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो ऐसे में दादी सा के कहने पर अरमान और रूही ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वो भी सरप्राइज वाली। रूही बहुत एक्साइटेड थी, एक एक चीज़ उसने, फ्लावर अरेंजमेंट, उसने खाने का मेन्यू, उसने म्यूज़िक प्लेलिस्ट, उसने सब कुछ डिसाइड किया था। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि सारी फैमिली के साथ हम ये जो हमारा मौका आया, एनिवर्सरी आई है मेरे मॉम डैड की, उसको स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये हमारा दोनों का टॉप सीक्रेट था कि हम लोग एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, एक सरप्राइज़ पार्टी। लेकिन अबीरा को ना बताने का ये नतीजा हुआ कि अबीरा ने तो हमारी पार्टी स्पॉइल कर दी। अब जाहिर सी बात है, सरप्राइज है तो किसी को पता नहीं होगा, लेकिन रूही और अरमान आप दोनों को अबीरा को तो बताना चाहिए था ना। अब देखिए, अबीरा ने कुछ और ही प्लान कर लिया है। अबीरा अपने सास ससुर को डेट पर भेजना चाहती है। हमने प्लान किया है, मैंने और रूही ने प्लान किया था कि माँ और पापा की शादी करवाएंगे फिर से। लेकिन अबीरा का अलग ही ट्रैक चल रहा था। उसको ये था कि वो उन्हें कहीं डेट वेट पे भेजना चाहती थी।
उसने वो ऑर्गेनाइज कर दी और हमारा उनको भेज दिया और हमारा ये सारा अरेंजमेंट धरा का धरा रह गया। अब अरमान के मम्मी पापा की पर्सनल लाइफ कुछ ठीक नहीं है, तो ऐसे में अबीरा चाहती है कि आज का दिन ये दोनों साथ में बिताए। अब सरप्राइज पार्टी होगी या डेट पर जाएंगे मम्मी पापा, इसी को लेकर घर में बहस चल रही है। अगर पूरी की पूरी फैमिली माँ और पापा को सरप्राइज देने के लिए तैयार खड़ी है, पर मुझे कैसे पता होगा? मुझे थोड़ी किसी ने बताया। तुम्हें सरप्राइज का मतलब भी पता है? इस सरप्राइज का एनिवर्सरी कपल के लिए ना, मेरे लिए थोड़ी सरप्राइज है। तो दादी सा का प्लान, जाके उनसे लड़ो। अब अरमान की माँ की बात करें तो उनकी भी कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है डेट पर जाने के लिए। बार बार अबीरा मना रही है, लेकिन वो अबीरा को मना कर रही है। अपने दिन से मैंने कभी छुट्टी लेकर नहीं था, इतनी आज छुट्टी है सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। प्लीज बता दीजिए कि आपकी एनिवर्सरी है, ऐसे अपने तरीके से बताइए प्लीज। ये क्या जबरदस्ती है अबीरा? माँ का हाथ छोड़ो वरना। शट अप रूही। एक मौका था हमारे पास कि उनकी एनिवर्सरी है तो हम सब ठीक कर सकते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रेजेडी हुई है हमारे घर में, झोल हुआ है। अब ये अबीरा है, छोड़ेगी तो नहीं, अपनी बात मनवा कर रहेगी। और हम जानते हैं कि अरमान के मम्मी पापा डेट पर तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रूही को बहुत बुरा लग रहा है। हालांकि अरमान और दादी सा कुछ कह नहीं रहे हैं। अब रूही के मन में क्या है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन रूही तुम जैसा सोचती हो ना वैसा ठीक नहीं है। अरमान अबीरा का पति है, आज नहीं तो कल उनके बीच ना तालमेल बैठ ही जाएगा, तब आप क्या करेंगी? मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।